भी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ होना और हमारा यहाँ होना जिस शख्सियत की वजह से है, सबसे पहले मैं उनकी तरफ से उनको याद करते हुए आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान बोलता है, इनकलाब जिंदाबाद। संत कबीर ने एक दोहा लिखा कि कबीर जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। संत कबीर जिस किस्म के जीवन जीने की बात करना चाह रहे थे, तथागत बुद्ध के बाद अपना दूसरा वैचारिक गुरु संत कबीर को माना बाबा साहब ने, उन्हें याद करते हुए, उन्हें कोट करते हुए बाबा साहब को याद कर रहा हूं, इस उम्मीद में, इस तरह से कि जैसे किसी शाख का आखिरी एक कोने पड़ा पत्ता अपनी सबसे गहरी जड़ को याद कर रहा है कि जड़ अगर वहां न होती तो हम जैसे तमाम पत्ते वहां आज हरे भरे न होते। उन लोगों की कुर्बानियों का, उनके संघर्षों का हमारे ऊपर कर्ज है। हमारे हजारों साल के ज्ञात मानव इतिहास में तथागत बुद्ध से लेकर आज तक जितने भी संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने कुर्बानी दी, संघर्ष किया, वैचारिक दर्शन दिया, उस सब से जो बना है, हम जैसे लोग फिलहाल उसका उपयोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर संविधान न होता इस देश में और संविधान के रास्ते चलकर मंडल कमीशन लागू न हुआ होता, तो आज मैं भी आजमगढ़ के अपने गांव के किसी किनारे गाय भैंस चरा रहा होता, जैसा मेरे तमाम पुरखे करते खप गए। आज हम यहाँ हैं तो इस वजह से है कि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है और उसके आधार पर मंडल कमीशन लागू हुआ। तो ये कर्जा उनका हमारे ऊपर है, क्योंकि इन दोनों चीजों के पहले ये देश ऐसा नहीं था कि किसान कमेरा जातियों में पैदा होकर आप इस देश के बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, जहां से या तो देश चल रहा है या ज्ञान विज्ञान की तकनीकी चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब को याद करना या ऐसे तमाम महापुरुषों को याद करना, अपनी जड़ों को याद करना है। मैं जब आया, विलंब से आया, इसकी वजह कि लोगों को पता चल गया कि कोई कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम थोड़ा देर तक चल गया, इसलिए यहाँ जब तक आप बैठाएंगे तब तक मैं हूँ। इसके बाद वाला कार्यक्रम रात में 7 बजे है, तो आराम से हम जितना मुझे लगता है 10 मिनट में मैं अपनी बात कर लूंगा। और जब मैं आया तो प्रोफेसर निर्मल गुप्ता जी का, मैं उसे भाषण नहीं कहूंगा, मैं चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में 14 साल बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, हालांकि वो एडहॉक बेसिस पर था मैं, लेकिन फिर भी वो पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। और ऐसा लग रहा था कि आज मैं एक विद्यार्थी की तरह सामने बैठा हूं और कोई किसी विषय का प्रोफेसर नहीं, एक समाजशास्त्री, एक दार्शनिक, एक विचारक की तरह वो अपना लेक्चर ले रहे हैं और हम विद्यार्थी की तरह उसे सुन रहे हैं। और प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, तस्वीरों के साथ बाबा साहब की पूरी कहानी कह गए। तो सर को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि उनके बोलने के बाद जो हमें कहना था उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने कह दिया, और उससे पूरी सहमति दर्ज करते हुए जो बचा है कुछ मैं उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं बैठा तो बगल में प्रोफेसर शिव जी ने आपके बारे में एक और रोचक तथ्य बताया कि पिताजी चाहते थे कि ब्यूरोक्रेट बने, तो ब्यूरोक्रेट बन गए और उसके बाद कहे आपके लिए बन गए, बनेंगे हम डॉक्टर ही। और आज डॉक्टर प्रोफेसर होने के साथ आप जो भूमिका निभा रहे हैं और जिस गहराई से, जिस आत्मीयता से बाबा साहब को आपने रेखांकित किया,
हम जैसे लोगों की, और खासकर सर इस दौर में इस तरह की बातें तो मुझे लगता है कैडर की तरह गांव गांव होनी चाहिए, ताकि लोग जान पाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या है। आज के दिन तो दुनिया याद कर रही है। ये छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। संचालक महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमसे, हम लोग थोड़ा कम भी बोलेंगे तो चलेगा, नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन ये बच्चे अगर आज नहीं कल नहीं बोले तो फिर न तो ये देश चल पाएगा, क्योंकि ये विचारधारा के बच्चे हैं। ये जो यहां केवल जय भीम बोल के जो बच्चा चला गया ना डर के, उस उम्र में तो हम होते तो हम माइक भी नहीं पकड़ पाते। और वो बच्चा माइक पकड़ के हाथ में जिस कॉन्फिडेंस से केवल जय भीम बोल गया, बाकी बच्चों ने भी, वो जरूरत है अगली पीढ़ी को वो रिले मशाल पकड़ाने की, जो प्रोफेसर गुप्ता से लेकर के तमाम प्रोफेसर लोग बैठे हैं, हमारी पीढ़ी के लोग, और हमारे बाद तक वो मशाल जाएगी, तब वो श्रृंखला आगे बढ़ेगी। हमारी पीढ़ी तक आने में बाधाएं थीं, लेकिन शायद कुछ रास्ते, गलियारे, कुछ झरोखे, कुछ दरवाजे खुले थे कि हम जान गए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या थे। हम जान गए कि अगर ज्योतिबा फूले ना हुए होते तो अंबेडकर ना होते। हम जान गए कि छत्रपति शाहू जी और ज्योतिबा फूले ने कैसे वो मशाल बाबा साहब तक पहुंचाई, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसे आगे बढ़ाई। हम जान गए कि अगर एक दौर में संतों का आंदोलन, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, संत कबीर, संत गाडगे, वो ना होते तो ये ना होते। लेकिन आज जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि आज से 25 साल बाद का भारत क्या होगा। इसलिए मैंने कहा, प्रोफेसर गुप्ता ने जो कहा, उन्होंने वो हिस्सा कह दिया कि आज जिस शख्सियत को हम याद कर रहे हैं वो क्या चीज था। वो सिंबल ऑफ नॉलेज। इतनी डिग्रियां हैं, लोग प्रचलन में कहते हैं 32 डिग्री बाबा साहब के पास थी, और एक भी फर्जी नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री थी। दो बार जाना पड़ा। मैं बस, मेरा और कोई मंशा नहीं है, एक एकेडमिक कार्यक्रम है। हरीश जी ने इशारा पहले ही कर दिया था कि थोड़ा सा, लेकिन मैं तो बधाई दूंगा कि ऐसे परिसरों में हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, इसलिए ये गुंजाइश बनी रहे कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होता रहे। इसलिए केवल बाबा साहब पर बात करेंगे, थोड़ा बड़ा दाएं बाएं चल जाए तो उतना आप लोग माफ करिएगा। तो सिंबल ऑफ नॉलेज, और मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी एक पहचान है कि मैं आजमगढ़ के गांव से, एक किसान परिवार से, जो आज की तारीख में ओबीसी में आता हो, उसे इस बात का इल्म बहुत बाद में हुआ कि बाबा साहब का होना हमारे जैसे लोगों के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभा गया। ये बात हमारे परिवार तक पहुंची होगी तो उन्होंने कलम और किताब हाथ में पकड़ाई, और तब हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा। पहली पीढ़ी के हम लोग 90 के बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना शुरू होते हैं। आप एसजीपीजीआई में हैं, आप इतने लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेसर लोग हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी से, कर्मचारी संघ में बहुत सारे लोग होंगे। आज से 25 साल बाद क्या इतने लोग बचेंगे, या 25 साल पहले इतने लोग थे? इन दोनों पे थोड़ा सा विचार करेंगे तो मैं जिस खतरे की ओर इशारा करूंगा वो आप समझ जाएंगे। वो रास्ता कहीं संकुचित तो नहीं हो रहा है जिसके आधार पर 90 के बाद पहली बार इस देश की 90% आबादी के बीच से प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, क्योंकि उसके पहले तक तो एजुकेशन पहुंची नहीं थी साहब। कोई संत गाडगे बहुत पहले समझा गए थे कि अगर खाने की थाली न हो तो हाथ पे रखकर खाना खा लेना, मगर अपने और अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। ये कहने वाले संत गाडगे आज कहां है शिक्षा की स्थिति? बाबा साहब का सबसे प्रिय वाक्य जो एक स्लोगन की तरह रेस करते हैं, वक्त कम है वरना मैं रेफरेंस से एक एक चीज कोट करता, कि पहला अखबार जब बाबा साहब ने निकाला, मूक नायक, 1920 से लेकर के 1930 के दशक में बहिष्कृत भारत, उसके बाद समता, उसके बाद और तमाम अखबार,
उन सब में बाबा साहब की सबसे बुनियादी चिंता अगर कोई चीज की थी तो वो शिक्षा के थे। वो बार बार ये कहते थे कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि गरीब कमजोर के पास अगर पैसा न हुआ तो वो तो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। और इस देश के SC ST बहुजन तबके के लोग तो बहुत संकट में गरीब भी हैं, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो गुलामी को कैसे समझेंगे। जिससे मुक्ति की बात प्रोफेसर साहब ने अपने जो पूरा खाका खींचा कि बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था कि वो गुलामी से कैसे मुक्ति दिलाए। और ये मशाल जलती हुई आ रही थी ज्योतिबा फूले से कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेगा। तो वो एहसास कौन कराएगा? वो शिक्षा कराएगी। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने बाबा साहब जब अपना प्रतिवेदन जाहिर करते हैं, उस समय बाकायदे वो कहते हैं कि राज्य के पास जो पैसा है वो राज्य का नहीं है, वो देश की जनता का है। जनता का ही पैसा तो सरकार के पास जाता है अलग अलग रास्तों से। तो जनता का पैसा अगर सरकार के पास गया तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पैसे का बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। बाबा साहब फेलोशिप की वकालत करते हैं कि अगर वंचित शोषित तबके के लिए फेलोशिप नहीं होगी तो वो पढ़ने को प्रोत्साहित नहीं होंगे। बाबा साहब ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें दो चीजों की अहमियत बताते हैं, एक फेलोशिप की और एक हॉस्टल बनना चाहिए, जहां वो बच्चे उस गांव से निकलकर, जिस गांव को वो कहते थे कि वो अंधा कुआं की तरह है, वहां से निकलकर आगे जाएं तो पढ़ पाएं, और पढ़ेंगे तभी वो इस गुलामी को महसूस कर पाएंगे। बाबा साहब ने जोर देकर के कहा कि राज्य सरकारें अपना बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करें। 2014 में इस देश में 5.45% एजुकेशन बजट था टोटल जीडीपी का। 2025 के बजट में एजुकेशन बजट 2.6% है। अब इसके आगे कहने की जरूरत नहीं। एक जमाने में सोशलिस्ट मूवमेंट का, अम्बेडकराइट मूवमेंट का नारा लगा करता था, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। ये स्लोगन रेज होते थे, मूवमेंट के स्लोगन थे। बाबा साहब ने इसीलिए एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, उसमें सबसे पहला टर्म बाबा साहब ने एजुकेशन की अहमियत को दिया। और हम 14 साल प्रोफेसर रहे, उसके पहले 6 साल विद्यार्थी रहे, और विद्यार्थी आज भी हैं, विद्यार्थी आखिरी दम तक रहेंगे। हमें पता है कि अगर एजुकेशन न होती तो हम जैसे ओबीसी घरों के पढ़ने वाले बच्चों को शायद अभी हमारा देश और समाज तैयार ही नहीं हुआ कि जो बताए कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए कितना बड़ा काम कर दिया। जैसे बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा कर्ज अदा किया है। इस देश की हर एक महिला के ऊपर सबसे बड़ा कर्ज अगर किसी का है तो उस शख्सियत का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। शव यात्रा निकलती है किसी के गुजर जाने के बाद। 12 दिसंबर 1949 को इस देश की राजधानी में एक शख्स की शव यात्रा निकाली गई, केवल इसलिए कि वो हिंदू कोड बिल लाने की वकालत कर रहा था। वो शख्स कौन था? वो कौन लोग थे जो हिंदू कोड बिल लाने का विरोध कर रहे थे? और वो हिंदू कोड बिल जो बाद में लागू भी हुआ अलग अलग रास्तों से, अगर वो न लागू होता तो इस देश की महिलाओं की स्थिति क्या होती ये बताने की जरूरत नहीं। हर एक महिला, केवल वंचित वर्ग की नहीं। वैसे ही इस देश के ओबीसी के ऊपर आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 340, ये वो गलियारे थे, वो रास्ते थे। क्योंकि 1931 तक तो जाति जनगणना होती थी, 1941 में जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके डेटा रिलीज नहीं हुए, कंसाइज नहीं हुए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी। 1950 में संविधान लागू हो गया। 1951 में इस देश ने आपस में एक दूसरे से वादा किया कि जातिवाद को खत्म करना है, इसलिए जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। वो देश वहां चूक गया ये बात समझने में कि देश बटा था धर्म के नाम पर, और 1951 की जनगणना में देश धर्म गिन रहा था। उस समय इस देश में राज्यों के झगड़े हो रहे थे भाषा के नाम पर, और 1951 की जनगणना में राज्य भाषा गिन रहा था।
उस समय के तमाम तरह के भेदभाव, उन सारे भेदभावों को जनगणना में गिना जा रहा था और एक चीज रोक दी गई, उसका नाम था जाति जनगणना, कास्ट सेंसस। बाबा साहब कास्ट सेंसस के हिमायती थे। पहला कमीशन बना ओबीसी के लिए, बाबा साहब के बनाए गलियारे से, जो कि बाबा साहब तक ओबीसी की लड़ाई किससे पहुंची थी, इस देश के लोगों को भ्रम होता है और खासकर ओबीसी को ही नहीं पता है कि उसका इतिहास क्या है। इसलिए आजकल वो कुछ और बचाना अपने कंधे पर जिम्मेदारी लिए हुए है। उसका भी मैं इशारा ही कर रहा हूं, हरीश जी ने जो आदेश दिया था उसका पालन कर रहा हूं। कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जिससे कुछ और बचा रहा है वो। क्यों? क्योंकि हमने ये बात जब पढ़ी इतिहास में, तभी ना हमें पता चला कि महात्मा फूले किस पृष्ठभूमि से आए थे, जिन्हें बाबा साहब, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन के 3 गुरु बनाए और तीनों में से एक भी गुरु उनकी अपनी जाति का नहीं था, और बाबा साहब को आपने उनकी जाति का नेता बना दिया। कल्पना करिए, वो जाति की बात तो कर ही नहीं रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो तीसरे गुरु थे महात्मा फूले, वो कुंडी किसान माली परिवार, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में त्रिवेणी संघ 1920-1930 में काम कर रहा था, जिसकी लीडरशिप ओबीसी के हाथ में थी और 3 जातियां उसमें सबसे आगे थी, जिसको गांव की भाषा में अहिर, कुर्मी, कोयरी कहा जाता है, त्रिवेणी संघ। लेकिन वो इन 3 जातियों की बात नहीं कर रहा था। जैसे अर्जक संघ 1950-60 के दशक में इस देश के पूरे उत्तर भारत में काम कर रहा था, उसकी लीडरशिप भी ओबीसी कर रहा था, वही जातियां कर रहे थे। पता है वो जातियां अपनी जातियों के लिए संगठन नहीं बनाई थी। उनके स्लोगन क्या थे? जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। जिसमें समता की चाह, इंसानियत की बात। ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। अब आज हम नहीं कह रहे हैं किसी के ऊंची जात के खिलाफ, हम नहीं बोल रहे, हम एक हिस्ट्री को बस देख रहे हैं कि वो कैसे यूनाइटेड करने के लिए बता रहे थे कि छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। जिस अपमान का जिक्र प्रोफेसर निर्मल जी जब आया, मैं तो कर रहे थे, वो किताब मेरी गाड़ी में रह गई, किताब जरूर पढ़िएगा, वेटिंग फॉर वीजा, बाबा साहब के, और उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। पतली सी किताब है, हिंदी का ट्रांसलेशन 36 पेज का है, इंग्लिश में और छोटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इस देश में जितने नेताओं ने आज बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाया होगा, उन सबसे एक सवाल पूछेगा कि बाबा साहब सिलेबस में कहां है, कहां पढ़ाते हो बाबा साहब? पूछना तो बनता है ना। आप पढ़ाना नहीं चाहते उन्हें, बाबा साहब के जीवन के संघर्ष को आप नहीं बताओगे किसी को। मूर्ति बनवा दो बड़ी सी, मूर्ति की जरूरत है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में अगर मूर्तियां न बनी होती तो क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी तो तथागत बुद्ध की बनी, और सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई तो बाबा साहब की तोड़ी गई। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि हमारे पुरखों का खौफ इस बात से समझिए कि लोग जिनके मन में जातिवाद है वो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी घबरा जाते हैं, इसलिए मूर्तियों पर हमलावर हो जाते हैं। अभी भी बहुत लोग हमलावर हो जाते हैं, और अभी हमें अपने समाज को इस बात को समझाना है कि वो जो आइकॉन खड़ा है ना, वो ना होता तो हम यहां इस तरह से तो नहीं होते। सिलेबस में है नहीं बाबा साहब। आजादी के बाद तो बाबा साहब को खत्म करने की कोशिश कर दी गई। कौन लोग थे वो? शव यात्रा निकालने वाले कौन थे? प्रोफेसर साहब जब चौदाड़ आंदोलन की बात कर रहे थे तो ये बात भी उसी इतिहास के तथ्य में है कि बाबा साहब जब उस तालाब का पानी पीकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर, उनके साथियों के ऊपर हमला हुआ। वो हमला किसने किया? आज जिनको दुश्मन बना के पेश किया जा रहा है, क्या उनमें से कोई था? बाबा साहब का 3 स्टेज बताया। क्रिस्टोफ जेफले ने अपनी किताब में बहुत शानदार तरीके से तमाम चीजें लिखी हैं। एक छोटा सा पॉइंट, अगर आप लोग के पास थोड़ा सा समय है तो 5 मिनट और लेता हूं। प्रोफेसर साहब ने एक तथ्य बहुत शानदार बताया कि बाबा साहब के गुरु से लेकर के कई ब्राह्मणों ने मदद की बाबा साहब की। हिस्टोरिकल फैक्ट है, केवल बाबा साहब की नहीं, बाबा साहब के तीसरे गुरु महात्मा फूले की भी मदद ब्राह्मणों ने की। आपको पता होना चाहिए कि जब 1 जनवरी 1848 को महात्मा फूले, उसके पहले वो 1847 में, अभी मैं कल ही महाराष्ट्र में एक जगह पर था, यवतमाल, वहां पर एक बहुत भव्य ज्योतिबा फूले विद्यापीठ का निर्माण किया है। और पता है 4-5 लोगों ने मिलकर किया है।
एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग का जगह है, वहां पूरे फूले साहब की जीवनी वहां है। तो पहली तस्वीर में ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की बारात में जा रहे हैं अचानक, और सबसे प्रिय दोस्त कौन है महात्मा फूले का? एक ब्राह्मण है। और वहां अचानक कुछ लोगों की नजर पड़ती है और बारात से भगा दिया जाता है। पिता से लौटकर कहते हैं कि यह अपमान क्यों? पिता ने कहा गनीमत है कि पीटा नहीं, तुम अपना भूल गए थे कि तुम क्या हो, तुम उनके बगल में चले गए। पिता घोर धार्मिक आस्तिक व्यक्ति थे। महाराष्ट्र सरकार ने एक किताब पब्लिश की है, युग पुरुष ज्योतिबा, कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। अभी मैं गुलामगिरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, वरना बाद में, अभी नहीं। आप अपने पर मत लीजिएगा, समझदार लोग यहाँ, जागरूक लोग हैं, इनको क्या नया तथ्य बताना। मैं फिर से कर रहा हूँ, प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी बातें बता दी, मैं तो केवल उसको रिपीट कर रहा हूँ और आज से कोशिश कर रहा हूँ कोरिलेट कर लो। ज्योतिबा फूले उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से शिकार भी हुए, स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर ज्योतिबा फूले फिर से स्कूल पढ़ने जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्योतिबा फूले जब बच्चे थे ना, जैसे वो बच्चा माइक पकड़ के जय भीम बोल रहे थे, कविताएं गा रहे थे, वो ऐसे ही फूले थे, ऐसे ही पेरियार थे। इवन बाबा साहब वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब, प्रोफेसर साहब ने कह दिया, मैं बस उसको दोहरा रहा हूं कि 6 साल के थे, उन्होंने अपने स्कूल का पहला ही चैप्टर में वो कहते हैं कि जिस घड़े से सब पानी पीते थे मेरे स्कूल में, उससे मैं नहीं पी सकता था। वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे पानी पीना है तो मैं टीचर से बोलूंगा, टीचर एक चपरासी भेजेगा, वो मुझे पानी पिलाएगा, अगर चपरासी नहीं है तो अब मैं पानी नहीं पी सकता। मैं सोचता था कि ये पानी कैसे मेरे लिए अलग हो गया। इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। इतनी दुर्व्यवस्था। बहुत अच्छा कोट किया उन्होंने, जहां रेसिज्म था, ब्लैक्स और व्हाइट की झगड़ा था, वहां तो दिखता था कि ये काले लोग हैं, ये अलग रहेंगे, ये गोरे लोग अलग रहेंगे। यहाँ जाति तो दिखती ही नहीं कि मुख से जाते कौन है और पैर जाते कौन है। फिर भी यहाँ जातिवाद इतना बड़ा था। उसी में बाबा साहब बाकायदे वो बातें कोट करते हैं कि डिग्रियां लेकर के जब लौटे तो पारसी लोगों ने किसी ने घर नहीं दिया और पारसी धर्मशाला में रुके, 10 दिन रुके थे और 11वें दिन हमला करने लोग आ गए कि तुम कौन हो और कैसे। बाबा साहब ने उसके आगे, मैं पढ़ने को पढ़ देता, लेकिन आप इतना क्रक्स उसका समझिए। बाबा साहब ने लिखा है कि ये 2-3 घटनाएं ऐसी थी जिन्हें मैं जीवन भर नहीं भूल पाया। स्कूल वाली घटना, बैलगाड़ी से उतारे जाने वाली घटना, और बैलगाड़ी वाली घटना तो सर मैं उसमें बस ऐड कर दूं। एक बार जब वो अधिकारी बन गए थे, एक गांव में जा रहे थे, तो लोगों को पता हो गया था कि ये हमारे मसीहा हैं। दलित समाज से इस देश के ओबीसी को और इस देश के बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि जब कोई आपकी पीढ़ियों को बदलने का रास्ता खोलता है ना, तो उसे मसीहा कैसे माना जाता है, इस देश के दलितों से सीखना चाहिए। तो उन्होंने बाबा साहब को स्थापित किया और आज देश ही नहीं दुनिया भर में जय भीम का नारा लगा है। आज की तारीख में इतना जश्न और जयंती किसी दूसरे आइकॉन की नहीं मनाई जाती। और पूरे देश में मैं घूमता हूं, अब आजकल नौकरी छीन ली गई है तो और फ्री हो गया हूं। पहले क्या सैटरडे संडे जाता था, अब जो है पूरे 7 दिन, इसलिए पूरा मौका मिल रहा है। मैं सीख रहा हूं। प्रोफेसर साहब ने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने यही कहा कि 1-2 किताबें हैं उसको लिख रहा हूं और मैं लोगों से मिलता हूं। मैं सच बताऊं, दक्षिण भारत में मूवमेंट मजबूत है, हमारे यहाँ मूवमेंट कमजोर है। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स मजबूत थी, जहां मूवमेंट मजबूत है वहां पॉलिटिक्स ही मजबूत नहीं हुई। कभी सोचना होगा कि हमारी गलती कहां हो रही है, थोड़ा तो वो भी सोचना होगा। तो वो पारसी थिएटर, वो बैलगाड़ी से जाना, उस गांव में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा वेट कर गए स्टेशन पे, बैलगाड़ी सब खड़ी है, नहीं आ रहे। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी आई, सारे लोग आगे पैदल चल रहे हैं, हमारा मसीहा आया है। और उसके बाद फिर कुछ दूर चले तो बैलगाड़ी गिरी, इधर टक्कर उधर टक्कर। तीसरी बार तो बैलगाड़ी ऐसी गिरी कि फ्रैक्चर हो गया बाबा साहब को। वेटिंग फॉर अ वीजा के 2nd या 3rd चैप्टर में बाबा साहब बता रहे हैं। बाद में उन्हें पता चला कि जब पता चल गया बैलगाड़ी वालों को कि मैं महार जाति से हूं, किसी ने बैलगाड़ी नहीं भेजी। और 1930 के आसपास का, 1920 से 30 के आसपास का भारत है ये। 1 लाख साल पहले के भारत की बात नहीं हो रही। ये जो मूवमेंट है वो नई पीढ़ी तक हम कितना पहुंचा पाए, दिस इज द चैलेंज। अगर संत गाडगे एक ऐसा कपड़ा पहनते थे जिसमें चकत्तियां लगी होती थी, लोग पूछते थे कि आप ये कपड़ा क्यों पहनते हो, तो वो दिखाते थे कि जैसे ये अलग अलग चकत्तियां हैं ना, उसको सिल के पहनते थे। मेरा समाज ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है, मैं सिल के एक करना चाहता हूं। आज का पीढ़ी के लोगों को पता ही नहीं संत गाडगे कौन है।
धोबी जाति में उनके बारे में पता ही नहीं होगा। जैसे यादव जाति में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, अब धीरे धीरे जाने लगे प्रिया ललई सिंह यादव कौन था, कौन उदा देवी पासी थी, कौन जो है बंतीबाई लोधी थी, कौन जो है जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे, कौन जो है रामस्वरूप वर्मा थे। एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ओबीसी अपनी हिस्ट्री से कट गया और दलित समाज की दिक्कत यह हुई कि वो जो मूवमेंट मजबूत हुआ, एक जगह यही यूपी है जहां हम खड़े हैं। पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि अगर यहां सरकार न बनी होती तो यूपी की हालत क्या होती। कल की घटना है, प्रयागराज जिले में एक दलित बच्चे ने मना कर दिया कि बोझा नहीं उठाएंगे, बोझे के साथ फूंक दिया गया है। गूगल करके पढ़ लीजिए, कल की घटना है। और सुबह सुबह हमने वो वीडियो देखी, चित्कार मार रहे थे उसके घर वाले। 2025 13 अप्रैल 2025 का भारत। और इसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने जगह डीजे बजने पर हमला हुआ, कितनी जगह घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है। संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, देश तैयार ही नहीं हो पाया। जश्न और जयंती के ऐसे कार्यक्रमों का एक मकसद और होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने हिस्से की सारी लड़ाई लड़ ली, हमारे हिस्से की लड़ाई कौन लड़ेगा। ये मेरा आखिरी का एक, मैं अपने बातचीत को समेट रहा हूं। मैं यहां अपने को सोचता हुआ पाता हूं, मैं कैसे इस देश के लोगों को समझाऊं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने वाले ज्योतिबा फुले पहला स्कूल खोलते हैं तो उनके पिता को भड़काया जाता है कि धर्म के विरोध में काम हो रहा है, पिता घर से निकाल देते हैं। 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल जब बाहर खोल रहे हैं तो किसके घर में खोल रहे हैं पता है? उस्मान शेख, वहां भी बंद हुआ। उसके बाद दूसरा घर एक ब्राह्मण का था। उनके स्कूल में पढ़ाने आने वाले कौन थे? क्योंकि दलित पिछड़ों को तो पढ़ाई नहीं मिली थी, उनको प्रोफेसर कहां से बनेंगे? दलित पिछड़े तो आज भी प्रोफेसर नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश के 3 दर्जन विश्वविद्यालयों पर मैंने पिछले दिनों अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई। वाइस चांसलर 99% वाइस चांसलर 2 या 3% पॉपुलेशन वाले लोगों के होंगे, और जिनकी पॉपुलेशन 90 से 95% है, आज उनके वाइस चांसलर कहां है? ये सवाल तो बनता है ना। अगर मैं समझता हूं कि अगर आज बाबा साहब होते तो इस प्रॉब्लम को डील कर रहे होते कि कहां कमी रह गई, कि हमारे वाइस चांसलर क्यों नहीं है, हमारे डीएम और एसपी क्यों नहीं है। ये एसजीपीजीआई है, कितने डिपार्टमेंट में कितने प्रोफेसर किस किस कम्युनिटी के होंगे आप बेहतर जानते होंगे। मैं विश्वविद्यालय में रहा हूं, 2018 से जो लड़ाई हमने लड़ी, जिसकी सजा हमें मिली, 2018 में हमने जब आरटीआई लगाई कि 596 वाइस चांसलर 2018 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी मिला के थे। 6 फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, 6 फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, 36 फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी, और 550 कौन थे? ये सवाल पूछना किसी जाति का विरोध करना नहीं है। ये सवाल पूछना उस 90% आवाम से पूछना है कि 75 साल के बाद आप कहां पहुंचे। इसी के लिए बाबा साहब ने कहा था कि ये कारवां बड़ी मुश्किल से यहां तक ले आया हूं, इसे आगे ले जाना। इतना आगे हम ले आए कि पूरा भारत बाबा साहब मैं हो गया, और बाबा साहब के सपनों का भारत कहां बन रहा है। एक ऐसे हॉस्पिटल में हम खड़े हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश की बीमारी का एकमात्र उम्मीद बन करके खड़ा है, अगर मैं गलत ना हो तो। एक आध बार मुझे मौका मिला, हरीश जी को भी उस समय मैं धन्यवाद दूंगा कि थोड़ी बहुत मदद उन्होंने की, कि किसी रिलेटिव को एडमिट कराना था, साहब जगह नहीं है। और उधर एक वीडियो चल रही है कि कोई कहा पथरी है, तो दूसरे ने कहा उनको मंत्र मार के ऐसे किया, उसने कहा अब देखो पथरी, तो कहा गायब हो गई पथरी, बाबा की जय। हॉस्पिटल में बीमार बन के कौन खड़ा है? ये हमारा 90% समाज है। ये जो 90% समाज है ना, बहुजन समाज, वो 90% एसजीपीजीआई का प्रोफेसर, डीन और कर्मचारी नहीं है। 20-30% होगा अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में हमने आरटीआई लगाई तो प्रोफेसर की पोस्ट पे 97% पोस्ट शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की खाली है, और ओबीसी को चिंता ही नहीं थी कि ओबीसी को प्रोफेसरशिप पर रिजर्वेशन ही नहीं मिला था, क्योंकि वो कहीं और मस्त था। तो ये समस्या कहां आई? आरक्षण तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आज आप कहां हैं? आपका एक मिडिल क्लास पिछले 40 साल में बना। अब जब लेटरल एंट्री आई, एनएफएस आया, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सारे लोग जो रिटायर हो रहे हैं, क्या उतने नए बच्चे नौकरी पा रहे हैं? और फिर अगर हम वो नहीं रोक पाए
तो बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये एक संकट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। हमारे पुरखे लायक थे, यहां पहुंचा गए, हम कितना बचा पा रहे हैं? एक तरफ अंधविश्वास और पाखंड हावी किया जा रहा है, नए नए बाबा घुमाए जा रहे हैं मार्केट में, टेलीविजन, रॉकेट साइंस बना करके, प्रोफेसर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, एलन मस्क एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो जहां से प्रक्षेपास्त्र किया जा रहा है, वो वहां मिशन पूरा करके लौट आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है, और भारत में गूगल करके देखिएगा, एक आदमी टेलीविजन चैनल पर बैठकर मंत्र से नारियल को हवा में उड़ा रहा है। गलत कह रहा हूं क्या? अभी वीडियो आई थी। गोबर खाने के लिए रील्स आ रही है कि अगर 100 ग्राम 50 ग्राम रोज खाइए। मैं सोचता हूं कि एसजीपीजीआई के डॉक्टर लोग पीछे रह गए गोबर का लाभ बताने में। अभी मैं कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पद पर नहीं बैठा हूं देश का, वहां वाला, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं कि कुछ भी बोल दीजिए, बिना फैक्ट के झूठ बोल दिए तब भी कुछ नहीं होगा। मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। अभी गूगल करिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, उसकी प्रिंसिपल कॉलेज के क्लासरूम में गोबर लिपवा रही है, और दीवार किसकी है? पक्की सीमेंट की। गोबर होगा तो ज्ञान तेज मिलेगा, पवित्र मिलेगा। नासा फेल हो गया इसको पहचानने में। हमारे पुरखे भी कमजोर दिमाग के थे, हमारे पुरखे कितने भी मूर्ख रहे होंगे, जाहिल रहे होंगे, इतने समझदार थे कि गोबर कभी नहीं खाए होंगे, हलवा खाए होंगे, ये गारंटी दे रहा हूं। और 2025 के भारत का खतरा कहां है? आपके एसजीपीजीआई के मेन गेट पर एक बहुत बड़ा गोबरौर बना होगा, देख लीजिएगा। वो अभी नहीं दिख रहा है सर, मैं गारंटी कह रहा हूं, वो अभी दिखेगा नहीं, 25 साल बाद नजर आएगा। विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? और यही बात हम बोलते थे, इसीलिए नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। 10 दिन नौकरी कर पाए थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और उसी वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब लिखते हैं कि 11वें दिन रोते हुए नौकरी छोड़ करके मैं वापस लौटा था। और संकल्प भूमि है उसी सयाजी बाग में, जो प्रोफेसर साहब ने इमेज दिखाई है। बाबा साहब ने संकल्प लिया, भाग्य नहीं, और नौकरी के लिए बिके भी नहीं, डरे भी नहीं, झुके भी नहीं। इसलिए मैं सीना तान के, जब कभी अकेले में परेशान होता हूं कि घर कैसे चलेगा, प्रोफेसर 14 साल रह के किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, आप सोचिए, समाज तो कहता है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और थोड़ा दूर जाने के बाद हम पीछे घूमते हैं तो कहते हैं वो किसी और के पीछे नारा लगा रहे हैं, हम तुम्हारे भी साथ हैं। समाज तो एक लिमिट तक ही आगे जाता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर ज्योतिबा फुले डर गए होते, 2 लोग मारने के लिए उनके घर भेजे गए थे साहब, हत्या करने के लिए, और ज्योतिबा फुले, जब अभी एक सिनेमा बना 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती पर रिलीज होना था, और पता है आपको वो सिनेमा नहीं रिलीज हो पाया, क्योंकि उसमें अब वो 25 को होगा। क्यों नहीं रिलीज हो पाया? क्योंकि उसमें एक सीन इंट्रो में था कि जब माता सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं, तो उन पे कचरा और पत्थर फेंकने वाले बच्चा किसी जाति का समझ में आ गया। 25 साल बाद का भारत बताऊं कैसा होगा? आपके सिलेबस की किताबों में लिखा होगा कि राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर पत्थर और गोबर बरसा करते थे। विद्यार्थी पूछेगा कि एक्सक्यूज मी सर, ये पत्थर और गोबर कहां से आते थे? तो सामने से आवाज आएगी, आसमान से उतरते थे। क्योंकि वो नहीं बताया जाएगा कि कौन खिलाफ था। इसलिए मेरा कंक्लूजन केवल इतना है कि आज देश का बौद्धिक समाज यहां बैठा है। सर, मैं आखिर में जाते आते केवल गुजारिश कर रहा हूं, पता है, हमारे तन बदन पर अच्छे कपड़े आए, हमारे पास एजुकेशन आई, एक नौकरी आई, जीवन जीने का साधन आया, हम सब अपने अपनी चीजों को बचाने में लग गए। इसी समय हमारे 90% आबादी कहीं रिक्शा चला रही है, खेत में मजदूरी कर रही है, किसी मिल फैक्ट्री में मजदूरी कर रही है, उसे पता ही नहीं कि संविधान खतरे में कहां है। सच बताइए, उसको चिंता है वो संविधान बचा पाएगा? संविधान बचाना तो हमारी जिम्मेदारी थी, और आपके सारे संविधान के सामने पूरा भारत पाखंडी बनाया जा रहा है। ये बाबा साहब के सपनों का भारत है क्या? बाबा साहब ने आर्टिकल 51A में लिखा कि एजुकेशन को हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में ले जाएंगे। बाबा साहब साइंटिफिक अप्रोच के आदमी थे, बाबा साहब निडर आदमी थे। बाबा साहब बनना, उनके जीवन का गुणगान आसान है, उनके जीवन का पालन करना बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके विदा ले रहा हूं कि एसजीपीजीआई के लोगों, हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम होते रहें,
आने वाली पीढ़ियों को बताना हो कि कैसे हम किन रास्तों से चल के आए हैं। बाबा साहब चाहते थे कितना बढ़िया इलोब्रेशन कर रहा है, मन कर रहा है और बोलूं, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं। आपने बहुत शानदार एक बात कही कि बाबा साहब के हाथ में किताब है। मुझे तथागत बुद्ध सबसे बड़े नायक इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका एक वाक्य मुझे इतना पसंद है कि हर मंच से दोहराता हूं। कि उनसे पूछा गया कि आपका सबसे प्रिय वाक्य क्या है, उपदेश क्या है, तो उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए तथागत बुद्ध को हम अपना नायक मानते हैं। वैसे ही महात्मा फूले का वो वाक्य मुझे याद आता है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा तो बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ेगा। गुलामगिरी, स्लेवरी नहीं एहसास हो पा रहा है, हम और गुलामी की दिशा में बढ़ रहे हैं, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। और तीसरा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षित, कुछ लोग इसका यहां अनुवाद करते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मैं सर साउथ की तरफ गया तो उन्होंने कितना बढ़िया एलोबरेट किया कि बाबा साहब ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, बाबा साहब कह रहे हैं शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। आखिर में विदा लेते हुए केवल इतना, एक उम्मीद जगाकर जो लोग गए कि ऐसा भारत बनेगा, समता न्याय होगा, बंधुता होगी, मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी, और आज नफरत आपके दरवाजे तक पहुंच गई है। कब खिड़की दरवाजे से अंदर घुस आएगी पता नहीं चलेगा। और साइंटिफिक टेम्परामेंट, एजुकेशन कोलैप्स किया जा रहा है बाई पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लोजर मर्जर की पॉलिसी आई है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत आपको पैसा कम दिया जाएगा, एजुकेशन को खुद से जनरेट करना होगा। शिक्षा बिक गई है, पता नहीं है। बस जब शिक्षा नहीं होगी तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, और अशिक्षित बेरोजगार भीड़ के हाथ में कोई कलम नहीं पकड़ाएगा, सब तलवार पकड़ाएंगे। बाबा साहब के सपनों के भारत में हर हाथ में कलम थी, हर हाथ में किताब थी। मैं अपनी बात खत्म करते हुए यही जानना चाह रहा हूं, हम पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड हमने फायदा लिया है रिजर्वेशन का, सो कॉल्ड केवल गुणगान गाने के लिए कि बाबा साहब ये हैं वो हैं, वो तो कर गए, हम बचा भी नहीं पाएंगे क्या? 25 साल बाद जब पीढ़ियां पूछेंगी कि सब बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तब हम क्या जवाब देंगे? जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चोंच के बूंद पानी से आग बुझा रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से बुझेगी। उस चिड़िया का जो जवाब था वो मेरा आखिरी वाक्य है। जंगल की आग को जलता देखकर उस चिड़िया ने कहा, मुझे पता है मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए मैं आज अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं। जालिमे वक्त क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है जिस पर चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं कि जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि नौकरी के दबाव में डर करके नहीं किया, कुर्बानी दे करके आपके बीच में खड़ा हूं, लेकिन हम सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी होगी। कलम किताब बांटिए, कलम ही मोहब्बत को फैलाएगी और तलवार को रोकेगी। बाबा साहब एक शिक्षित भारत का सपना देख के गए, संपन्न भारत का और समानता के भारत का। वो सपना अधूरा रहा तो बाबा साहब का जितनी बार नाम हम जबान से लेंगे शायद हम सम्मान नहीं बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कारवां आगे ले जाना। आज SGPGI के इस पूरे परिसर में जितने भी लोग हैं, आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, खासकर पूरी आयोजन समिति का मैं आभारी हूँ। फिर मिलेंगे। एक भाषण या एक कार्यक्रम से मिशन कभी अधूरा है, पूरा नहीं होने वाला। फिर किसी चौराहे पर भेंट होगी। संघर्ष की लड़ाई में विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलेंगे। आज नहीं कल, आज तो शपथ लें कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कुर्बानी देनी भी पड़े तो देकर करेंगे पूरा। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय मंडल, जय हिंद।
बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपका